टेस्टी था मम्मी। थैंक यू बेटा। आरुषि। यस मॉम। बेटा तुम्हारा बर्थडे कब है? कम ऑन पापा। बस करो, सिर्फ धन मत करो, बता भी दो। देखो, जो गिफ्ट मैं तुम्हारे बर्थडे पे तुम्हें देना चाहता ना, यानी कि 24 को, तुम्हारी मम्मी चाहती है कि वो गिफ्ट मैं तुम्हें आज ही दे दूं। रियली पापा? तो here it is। ओह थैंक यू सो मच मेरे पापा। क्या है इसमें? खोल के देख लो खुद ही। 1 2 कैसे पैक किया है आप? and 3। वाह पापा कैमरा। थैंक यू सो मच मम्मी पापा। थैंक यू सो मच पापा, थैंक यू सो मच। कैसा लगा गिफ्ट? इट्स अमेजिंग। थैंक यू सो मच पापा। क्लिक करो उसे। एक हंसता खेलता परिवार, मम्मी पापा, घर में काम करने वाला नौकर और एक 14 साल की बच्ची जो 8 दिन के बाद 15 साल की होने वाली थी। सब कुछ बेहद खूबसूरत था। ये घर में रहने वाले लोग, इन लोगों का प्यार। लेकिन अचानक जैसे किसी साए की नजर इस घर की खुशियों पर लग गई हो। जी हां, एक साया, अनजाना, अनदेखा और बेहद खौफनाक साया। So, yeah, I always need your advice, huh? That's what. Yeah. Okay. Thank you so much. नहीं. No, I always want. Yeah. Okay. Good night. सोलह मई 2008 की सुबह तलवार परिवार के घर काम करने वाली भारती जब घर पहुंची तो घर का दरवाजा बाहर से बंद था। उसने दरवाजा खोला और अंदर गई, लेकिन उसके घर में आने से पहले ही तलवार परिवार के घर का नजारा बदल चुका था। उस घर की इकलौती बेटी आरुषि का किसी ने बेरहमी से कत्ल कर दिया था। आरुषि? 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 रुपाल! दीदी क्या हुआ?
हेमराज ने क्या कर डाला? हेमराज ने इसके बाद शुरू हुई आरुषि हत्याकांड की तफ्तीश, या कहें तफ्तीश का तमाशा। इससे पहले पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती, लोग क्राइम सीन पर पहुंच गए। कई अहम सुराग इस बीच खत्म हो गए, लेकिन जांच करने वाली पुलिस भी कम नहीं थी। घर में बच्ची का कत्ल हुआ था, नौकर गायब था, तो जाहिर सी बात है कत्ल नौकर ने किया। नहीं, ये इतना आसान नहीं था। खैर, तलाश शुरू हुई कथित कातिल हेमराज की। सर कल सुबह भी हमने ये फोन के डब्बे लेके गए। सर हमारे पास ताले की चाबी नहीं थी, इसलिए खोल नहीं पाए। कांस्टेबल जी सर, तोड़ दो ताला। हाँ, तोड़ दो। टूट गया सर। शुक्रवार की सुबह यहाँ पर आरुषि की लाश पड़ी मिली थी। आनंद फानंद में पुलिस ने इस बात की घोषणा कर दी कि आरुषि की हत्या किसी और ने नहीं, घर के ही नौकर हेमराज ने की है। लेकिन 24 घंटे बाद हेमराज की लाश उसी के घर फ्लैट के ठीक छत पर पड़ी मिलती है, और उसका जो निशान है जिस वजह से पता चलती है कि हेमराज की लाश ऊपर पड़ी हुई थी। शनिवार की सुबह नोएडा के ही एक रिटायर्ड अधिकारी डीएसपी के गौतम यहाँ पहुँचते हैं और वो अपनी इंडिपेंडेंट छानबीन करते हैं। उनको यहाँ पर कुछ खून के निशान दिखाई देते हैं स्टूडियो पर। उन खून की निशान को तलाशते हुए जो खुद डीएसपी के गौतम हैं वो छत तक पहुँचते हैं। छत पर देखते हैं कि छत का ताला बंद है। ताला तोड़ा जाता है तो सभी लोग भौचक्के रह जाते हैं, क्योंकि छत पर पड़ी हुई थी नौकर हेमराज की लाश। जिसे कातिल समझा जा रहा था उसका कत्ल हो चुका था। ये केस जितना पेचीदा होता जा रहा था, तफ्तीश उतनी ही अब कमजोर पड़ती जा रही थी। और ऐसे में पुलिस मनगढ़ंत थियरीज देने लगी, बिना किसी गवाह, बिना किसी सबूत या फिर किसी सुराग के आधार पर। और ऐसी ही एक थियरी पुलिस की तरफ से दी गई, जिसमें बताया गया कि कातिल हेमराज का रिश्तेदार और डॉक्टर राजेश तलवार का पुराना नौकर विष्णु है। मेरी नौकरी खा गया? ऐसा क्या जादू कर दिया तुमने? मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? मैं अपनी जगह तुझे रखवा के गया था, और मैं फ़ोन पर बात करता हूँ तो मुझसे ये बोलते हैं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। वाह, अब मैं क्या करूँगा? मैं क्या करूँ? मैंने तुमसे कहा था ना, जब मैं वापस आऊँगा तुम अपने लिए कुछ और ढूंढ लेना। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आराम से बात कर, सब सो रहे हैं, उठ जाएंगे। अच्छा ठीक है, ऊपर चल के बात करते हैं। चल।
पुलिस ने विष्णु के कातिल होने की थ्योरी तो दी, लेकिन इस थ्योरी में कई खामियां थी, कई ऐसी खामियां जो कत्ल की इन कड़ियों को जोड़ नहीं पा रही थी। अब अगर आरुषि का कातिल विष्णु नहीं था तो कौन था? इसका जवाब 23 मई 2008 को यूपी पुलिस के बड़े अधिकारियों ने दिया। जी हां, इस दिन बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, प्रदेश भर से मीडिया को बुलाया गया और उनके सामने दी गई नाजायज रिश्तों में उलझी हुई एक और थ्योरी ये कि आरुषि का कातिल कोई और नहीं, उसके अपने ही पापा हैं। नाजायज रिश्तों में उलझी हुई एक और थ्योरी ये कि आरुषि का कातिल कोई और नहीं, उसके अपने ही पापा हैं। चलो फिर बात करनी है। पुलिस के मुताबिक उस रात आरुषि के पिता राजेश तलवार पर खून सवार था। वो अपने नौकर हेमराज से बेहद गुस्सा था। एक तो वो पहले इस बात से परेशान था कि आरुषि को उनके नाजायज रिश्तों की भनक लग चुकी थी और वो लगातार राजेश तलवार का विरोध करने लगी थी। राजेश के इस राज से उनका नौकर हेमराज भी वाकिफ था। पुलिस की थ्योरी के मुताबिक एक तरफ तो हेमराज राजेश को ब्लैकमेल कर रहा था, तो दूसरी तरफ वो आरुषि की भावनाओं के साथ खेलते हुए उसके करीब आने लगा था। राजेश को यह बात अंदर ही अंदर खाई जा रही थी, इसलिए उस रात वो हेमराज को आरुषि के कमरे में देखकर बौखला गया। राजेश तलवार बहाने से हेमराज को छत पर ले गया और वहां मौका देखकर पहले तो उसने हेमराज के सिर पर वार किया। जब हेमराज जमीन पर गिर पड़ा तो राजेश तलवार ने सर्जिकल चाकू से उसका गला रेत दिया। तेईस मई 2008 को दी गई पुलिस की इस थ्योरी के मुताबिक 15 मई 2008 की रात हेमराज का काम तमाम करने के बाद भी राजेश तलवार का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वो घर में गया, शराब पी और फिर शराब के नशे में वो आरुषि के कमरे में गया और हेमराज की तरह ही अपनी बेटी आरुषि को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। नाजायज रिश्तों के चक्रव्यूह में उलझी दो कत्ल की कहानी, लेकिन यहां भी पुलिस कुछ साबित नहीं कर पाई। आखिरकार आरुषि हत्याकांड की जांच का जिम्मा देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई इस सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में जुट गई। हत्याकांड के ठीक 57 दिन बाद जुलाई 2008 में सीबीआई की तरफ से इस मामले में एक नई थ्योरी पेश की गई। कहा यह गया कि डॉक्टर राजेश तलवार का कंपाउंडर कृष्णा, उसने अपने दो दोस्तों राजकुमार और विजय मंडल के साथ मिलकर इन डबल मर्डर को अंजाम दिया।
सीबीआई की माने तो आरुषि की हत्या के ठीक 2 दिन पहले डॉक्टर राजेश तलवार ने अपने मरीजों के सामने अपनी कंपाउंडर कृष्णा को डांटा था। ठीक से काम नहीं करने पर नौकरी से निकाल देने की धमकी भी दी थी। बस इसी बात से कृष्णा खफा था। वो किसी भी तरह डॉक्टर राजेश तलवार से बदला लेना चाहता था। जल्द ही कृष्णा को वो मौका भी मिल गया। तारीख थी 15 मई 2008। रात के सन्नाटे में कृष्णा डॉक्टर राजेश तलवार के घर के फ्लैट नंबर L32 पहुंचा, जो कि डॉक्टर तलवार का नौकर हेमराज कृष्णा को अच्छी तरह से जानता था। हेमराज, हो जाए 2-2 पैग? रुक, मैं गिलास लेके आता हूं। ले लिया। थोड़ी देर बाद ही शराब की उस महफिल में एंट्री हुई 2 और शख्स की। अरे कहाँ थे यार तुम दोनों? तुम्हारा इंतजार कर रहा था मैं। उन दोनों में से एक था डॉक्टर तलवार दंपति की दोस्त डॉक्टर अनीता दुर्रानी का नौकर राजकुमार, और दूसरा था पड़ोस के ही एक फ्लैट में नौकरी करने वाला विजय मंडल नाम का शख्स। ये जाम बना लो भाई। पहला पैर थोड़ा हार्ड। यस। सीबीआई की थियरी के मुताबिक शराब का नशा चढ़ते ही कृष्णा अपने साथियों राजकुमार और विजय मंडल के साथ आरुषि के कमरे में घुस गया और फिर तीनों उससे जोर जबरदस्ती करने लगे। घबराकर आरुषि ने चिल्लाने की कोशिश की। क्या? मम्मी! 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 पापा! अरे क्या क्या तूने? सीबीआई की माने तो कृष्णा और उसके साथियों ने आरुषि के साथ जो वहशियाना हरकत की थी उसे देखकर हेमराज हैरान रह गया। उसे जरा भी अंदेशा नहीं था कि कृष्णा और उसके साथियों के इरादे इतने खौफनाक हैं। हेमराज ने तीनों को रोकने की कोशिश की, मगर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, कृष्णा, राजकुमार और विजय मंडल उस पर टूट पड़े। तीनों हेमराज को जबरदस्ती छत पर ले गए और फिर बेरहमी से गला रेत कर हेमराज का कत्ल कर दिया गया। हेमराज को मौत के घाट उतारने के बाद कृष्णा अपने दोनों साथियों राजकुमार और विजय मंडल के साथ एक बार फिर उसके कमरे में आया और फिर आरुषि का भी गला रेत दिया गया। सीबीआई ने इस थ्योरी को सही साबित करने के लिए तीनों नौकरों के लाई डिटेक्टर टेस्ट भी करवाए थे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सीबीआई की जांच टीम में शामिल कुछ अफसर ही इस थियरी से इत्तेफाक नहीं रखते थे। लिहाजा इस थियरी को आधार बनाकर किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले ही सीबीआई की जांच टीम में हो गया एक बड़ा बदलाव। आखिरकार सीबीआई ने अपनी जांच की दिशा बदली और फिर दिसंबर 2010 में सीबीआई ने अपनी जांच रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में कहा गया कि आरुषि और हेमराज का कातिल एक साया था। बस करो, सिर्फ धन मत करो, बता भी दो। Really, पापा? वाह पापा, कैमरा! कौन हो तुम? कौन हो तुम? दो कत्ल करने के बाद कातिल चैन से बैठकर शराब पिए, वो भी तब जबकि उसे पता है कि घर में और लोग मौजूद हैं। सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है,
लेकिन कत्ल के बाद इस कातिल साए ने एक एक निशान को मिटाया। कमरे से, सीढ़ियों से खून के निशान मिटाए। और ये सब हुआ 15-16 मई की रात 1 से 6 बजे के बीच। मतलब कुछ ही घंटों में कत्ल की एक ऐसी खौफनाक कहानी लिखी गई जो एक अनसुलझी पहेली बन गई। सीबीआई ने इस मर्डर मिस्ट्री के सामने घुटने टेक लिए और कोर्ट में दे दी क्लोजर रिपोर्ट। यानी कत्ल तो हुआ, लेकिन कातिल क्या एक साया है? सीबीआई की इसी क्लोजर रिपोर्ट पर कई सवाल खड़े हुए। एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत आरुषि हत्याकांड पर 2008 से नजर बनाए हुए हैं। इस क्लोजर रिपोर्ट को लेकर क्या सवाल खड़े हुए? आरुषि के माता पिता नुपुर तलवार, राजेश तलवार किन हालात में जेल गए और 4 साल बाद जेल से कैसे बाहर आए? अभी इस मर्डर मिस्ट्री से जुड़े कई सवाल जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। आगे बताएंगे आपको मेरे सहयोगी नीरज राजपूत। दो कत्ल करने के बाद कातिल चैन से बैठकर शराब पिए, वो भी तब जबकि उसे पता है कि घर में और लोग मौजूद हैं। सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन कत्ल के बाद इस कातिल साए ने एक एक निशान को मिटाया। कमरे से, सीढ़ियों से खून के निशान मिटाए। और ये सब हुआ 15-16 मई की रात 1 से 6 बजे के बीच। मतलब कुछ ही घंटों में कत्ल की एक ऐसी खौफनाक कहानी लिखी गई जो एक अनसुलझी पहेली बन गई। सीबीआई ने इस मर्डर मिस्ट्री के सामने घुटने टेक लिए और कोर्ट में दे दी क्लोजर रिपोर्ट। यानी कत्ल तो हुआ, लेकिन कातिल क्या एक साया है? सीबीआई की इसी क्लोजर रिपोर्ट पर कई सवाल खड़े हुए। एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत आरुषि हत्याकांड पर 2008 से नजर बनाए हुए। इस क्लोजर रिपोर्ट को लेकर क्या सवाल खड़े हुए? आरुषि के माता पिता नुपुर तलवार, राजेश तलवार किन हालात में जेल गए और 4 साल बाद जेल से कैसे बाहर आए? अभी इस मर्डर मिस्ट्री से जुड़े कई सवाल जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। आगे बताएंगे आपको मेरे सहयोगी नीरज राजपूत। विष्णु की थ्योरी को नोएडा पुलिस ने ही नकार दिया था, क्योंकि हत्या के वक्त विष्णु नेपाल में ही मौजूद था। दूसरा ये कि अगर वो हेमराज से गुस्सा भी था तो वो हेमराज की ही हत्या करता, बिना किसी कारण या वजह के वो आरुषि को क्यों मारता। कृष्णा, राजकुमार और विजय मंडल की थ्योरी पर सीबीआई की पहली टीम ने काम किया था। उनका नार्को टेस्ट भी कराया गया था, लेकिन नार्को टेस्ट पर ही सवाल खड़े हो गए थे, क्योंकि जो टेप नार्को टेस्ट के सेलेक्टिव लीक हुए थे वो एडिट थे, यानी टेप से जानबूझकर छेड़छाड़ की गई थी ताकि ऐसा लगे कि नौकरों ने ही हत्या की है। नौकर भला क्यों हत्या करेंगे? अगर 3-4 लोगों ने हेमराज के कमरे में बैठकर शराब पी, जैसा कि घर से शराब की एक बोतल और गिलास मिले थे, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि तलवार दंपत्ति घर में अपने कमरे में सो रहे हों और उसी घर में पास के ही कमरे में नौकर पार्टी कर रहे हों? फिर हत्या की कोई पुख्ता वजह भी होनी चाहिए, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आरुषि के साथ कोई जोर जबरदस्ती की बात सामने नहीं आई है। सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में तलवार दंपत्ति पर हत्या का शक जताया था, लेकिन ना तो सीबीआई के पास कोई पुख्ता सबूत था यह साबित करने के लिए कि तलवार दंपत्ति ने ही हत्या की है, और ना ही कोई वजह थी कि राजेश और नुपुर तलवार अपनी बेटी की हत्या करेंगे, और ना ही हेमराज की हत्या करने की कोई पुख्ता दलील सीबीआई ने कोर्ट में पेश की थी। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट तक में कोई वजह नहीं दी गई। इस केस में एक बहुत अहम बात पर ना तो नोएडा पुलिस और ना ही सीबीआई ने कभी ध्यान दिया, और वो था हत्या से कुछ रोज पहले हेमराज का सीबीआई मुख्यालय में फोन करना, और दूसरा हेमराज का नोएडा की एक समाज सेवी को अपनी जान का खतरा बताना। अगर ये गुत्थी नोएडा पुलिस और सीबीआई सुलझा लेती तो शायद कातिल तक पहुंचा जा सकता था। सीबीआई इस दलील पर काम कर रही थी कि एक बंद फ्लैट में 4 लोग मौजूद थे, 2 की हत्या हो गई और 2 घर में ही मौजूद रहे। ना तो कोई फ्लैट में बाहर से दाखिल हुआ और ना ही बाहर निकला। ऐसे में जो 2 लोग जिंदा बचे उन्होंने ही हत्या की होगी।
लेकिन फ्लैट बंद था, इसको लेकर आज तक सस्पेंस बरकरार है। इस पूरे केस में सबसे अहम गवाह या किरदार थी नौकरानी भारती। लेकिन नोएडा पुलिस और सीबीआई की दोनों टीमों ने भारती की गवाही को इतना तोड़ मरोड़ कर कोर्ट में पेश किया कि ये यकीन करना मुश्किल हो गया कि वो कब सच बोल रही है और कब दबाव में आकर अपना बयान दे रही है। इसीलिए केस इतना पेचीदा हो गया। अगर नौकरानी भारती ये सही सही बता देती कि वारदात की सुबह L32 फ्लैट का मेन डोर अंदर से बंद था या फिर खुला था, तो सीबीआई की वो थ्योरी साफ हो जाती। इस केस में नोएडा पुलिस जल्दबाजी में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सबूतों को ना मिटने देती तो नोएडा का ये दोहरा हत्याकांड देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री कभी ना बन पाता। साथ ही सीबीआई की पहली टीम नौकरों को पकड़ने से पहले उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत ढूंढ निकाल लेती तो केस इतना पेचीदा ना हो पाता। सीबीआई की दूसरी टीम को तलवार दंपत्ति पर हत्याओं का पूरा शक था, लेकिन सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में साफ साफ कहा था कि राजेश और नुपुर तलवार के खिलाफ उन्हें कोई पुख्ता सबूत मिला ही नहीं है। बावजूद इसके गाजियाबाद की विशेष अदालत के जज ने इस क्लोजर रिपोर्ट को ही तलवार दंपत्ति के खिलाफ चार्जशीट में तब्दील कर दिया। और शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी तलवार दंपत्ति को मामले से बरी करते हुए उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट यानी बिना किसी पुख्ता सबूत के अभाव में दोनों को बरी कर दिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।